ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की पहले एल्गोरिदम दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि इसके नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस एल्गोरिदम में क्या होगा कि जो प्रोसेस पहले आएगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी देखते आए हैं, आपने कई जगह देखा होगा, कई टिकट काउंटर्स में एक लाइन लगी होती है जिसमें जो आदमी पहले आता है उसको पहले टिकट मिल जाती है, जो लास्ट में आता है उसको लास्ट में टिकट मिलती है। सेम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, इस एल्गोरिदम को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो प्रोसेस बाद में आएगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। आप इसकी थ्योरी इस वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है कि FCFS इज़ अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम दो टाइप की हमने देखी थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एल्गोरिदम हमारी दो टाइप की होती हैं, एक प्रीएम्प्टिव और दूसरी नॉन प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कौन सी होती हैं? जिनको हम बीच में रोक सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं बाय सीइंग सम क्राइटेरियाज। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कैसी होती हैं? वो एल्गोरिदम्स जिनको, या फिर वो एल्गोरिदम जिनमें एक बार अगर प्रोसेस को CPU मिल गया तो वो तब तक CPU नहीं उसको छोड़ेगा जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। मतलब अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम दूसरी प्रोसेस को चेक करेंगे और दूसरी प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसी है? नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है और फीफो बेस्ड है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। बाकी आप इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए। इसमें जो एक पॉइंट और देखने के लिए है वो है इसका डिसएडवांटेज है, जो है कॉन्वॉय इफेक्ट। अब कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? कॉन्वॉय इफेक्ट आप इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए कि आपने एक प्रोसेस स्टार्ट की, उस प्रोसेस को चाहिए 10 मिनट पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन उसके बाद एक और प्रोसेस आ रही है जिसको सिर्फ 2 सेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो लेकिन ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इसमें अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसको CPU मिल गया, तो अगली प्रोसेस तभी CPU मिलेगा जब वो पहले वाली पूरी ख़त्म कर चुका होगा। तो अब उस 2 सेकंड वाली प्रोसेस को पूरा 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसको CPU एलोकेट होगा। तो जब शॉर्ट प्रोसेस को ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है CPU के लिए, वही इफेक्ट है, या उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉन्वॉय इफेक्ट। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल देखने से पहले आप एक चीज़ इसमें देख लीजिए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी गैन चार्ट की। CPU शेड्यूलिंग में आगे हम जितने न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वहाँ पर हम गैन चार्ट बना के ही सॉल्व करेंगे। अब गैन चार्ट बेसिकली होता क्या है? ये ऑलरेडी आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन जब मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन OS में कैसे यूज़ करते हैं? OS में यूज़ करते हैं हम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी प्रोसेस एंटर हुई, कौन सी प्रोसेस एग्जिट हुई, तो वो सब हम किससे पता कर लगाते हैं? अपने गैन चार्ट से। नाउ अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के मिल रहे होंगे इसमें। तो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको गिवन होगा प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस आपके पास आ रही हैं, उनका अराइवल टाइम, किस टाइम पर उस प्रोसेस ने एंटर किया है, उनका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम बेसिकली वो टाइम होता है कि CPU का कितना टाइम चाहिए इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर P1 आती है तो P1 को CPU का 6 फ्रेम्स ऑफ टाइम चाहिए। यहाँ पर टाइम की कोई यूनिट नहीं दी है, तो आप इसको अपने लिए कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन इन आंसर आप बिना यूनिट के ही इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर P1 दिया है, तो P1 जब भी आएगा, जब भी उसको CPU मिलेगा तो उसको 6 फ्रेम्स ऑफ टाइम लगेगा पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। सिमिलर जब भी P2 आएगा तो P2 को 4 फ्रेम्स ऑफ टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको पहले तो देखना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी FCFS, मतलब इसमें जो क्राइटेरिया है ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और इसमें जो हम चेक कर रहे होंगे वो हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, कौन सी प्रोसेस कब चलेगी वो हम किस पे जज करेंगे? इनके अराइवल टाइम पर। और ये किस टाइप्स की होंगी? ये सारी होंगी आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम बना लेंगे इनका गैन चार्ट। गैन चार्ट
उससे पहले एक बार क्वेश्चन में देखिए कि आपसे क्या क्या पूछा गया, क्या क्या फाइंड करना है आपको। तो इसमें आपको पहले निकालना है कंप्यूट द कंप्लीटेशन टाइम, मतलब वो टाइम इंस्टेंस जिस टाइम पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। दूसरा आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम, पूरा इन एक प्रोसेस को पूरा कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, वो होता है उसका टर्न अराउंड टाइम। तीसरा फाइंड करना है हमको वेटिंग टाइम, मतलब अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी तो क्या उसको पूरे साइकिल में क्या कहीं पर उसको वेट करना पड़ा सीपीयू के लिए, तो हमको वो भी फाइंड करना है। और साथ में एंड में निकालना है एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो हमको जो जो वैल्यूज फाइंड करनी है उनके लिए एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर अराइवल टाइम गिवन है, इसको हम शॉर्ट में 80 लिख सकते हैं, 80 गिवन है। बस टाइम, इसको हम BT लिख सकते हैं। और जो हमको नेक्स्ट फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है कंप्लीटेशन टाइम, दैट इज CT। हमको फाइंड करना टर्न अराउंड टाइम, दैट इज TAT। हमको फाइंड करना है इनका वेटिंग टाइम, दैट इज WT। अब CT निकालने के लिए, कंप्लीटेशन टाइम निकालने के लिए आपको गैंट चार्ट के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो गैंट चार्ट में जो हमारे नीचे की एक्सिस है वो दिखाती है टाइम, और टाइम हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, 0। टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अब ये जो टाइम है, ये टाइम वो आपके क्यू का टाइम दिखा रहा है कि किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस हम देख रहे हैं। तो एट द टाइम 0 क्या कोई प्रोसेस है जो हमको यहाँ पर दिख रही है, तो एट द टाइम 0 सिर्फ एक प्रोसेस है जो आई है, वो है P1। अब जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस आने का, वो कहाँ पर आ रही है, अगर आपको लास्ट वीडियो का डायग्राम याद होगा तो उस डायग्राम में बना था कुछ स्टेट्स थी, जैसे एक थी हमारी रेडी स्टेट, एक थी हमारी रनिंग स्टेट, और एक थी हमारी न्यू या फिर क्रिएट। अब प्रोसेस जो आती थी न्यू से आती थी रेडी में, रेडी से जाती थी रनिंग में, और रनिंग से एग्जिट होती थी, या फिर रनिंग से वापस रेडी में आती थी, और या फिर उसके वेटिंग स्टेट होती थी। ठीक है, तो अभी जो हम मेन देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस आई है एट द टाइम 0, तो आने का मतलब है वो कहाँ पर आई है, रेडी स्टेट में, रेडी क्यू में। तो एट द टाइम 0 हमारी सिर्फ एक प्रोसेस आई है रेडी में, वो कौन सी आ रही है, P1। अब हमने यहाँ पे क्या बोला था कि इसमें क्राइटेरिया रहेगा इनका अराइवल टाइम। अगर हम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो हम किसके बेसिस पे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अराइवल टाइम। तो अब क्योंकि रेडी स्टेट में इस वक्त सिर्फ एक प्रोसेस है, तो यहाँ पर चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक प्रोसेस, तो हम इसी को चलाएंगे। और कितना चलेगा ये, बस टाइम है 6। चलाने का मतलब होगा अब P1 रेडी स्टेट से कहाँ चली जाएगी, रनिंग स्टेट में। तो अब P1 क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। 0 से कहाँ तक चलेगा, फॉर टाइम फ्रेम 6, तो 0 से 6 तक जाएगा P1। अब हमको देखना है जब P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, जब P1 रनिंग स्टेट में था, तो जो टाइम निकला है दैट इज 0 पे आया था 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टाइम फ्रेम है जो P1 के एग्जीक्यूशन के टाइम पर निकला है। तो उसमें जो टाइम आया है 1 2 3 4 5 से हमको चेक करना है क्या इन टाइम्स पर कोई नई प्रोसेस आई है। तो हमको दिख रहा है एट टाइम 1 P2 आ चुकी है, एट टाइम 3 P3 आ चुकी है, एट टाइम 1 पर P2 आ चुकी है और 3 पर P3 आ चुकी है। अब ये आने का मतलब है कि P2 और P3 दोनों कहाँ आ चुकी हैं, रेडी क्यू में। P2 और P3 दोनों आगे रेडी क्यू में। अब हमने क्या बोला था कि हमको इसमें क्या चेक करना, सबका अराइवल टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब इनमें से पहले कौन आई थी, तो 1 पर, एट टाइम 1 पर आई थी P2, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, P2। तो 6 के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे P2 को, और P2 को कितना फ्रेम चलना है टाइम का, 4 फ्रेम। तो 6 + 4 दैट इज 10। तो P2 भी पूरी एग्जीक्यूट हो गई। जब इनका टाइम फ्रेम खत्म होता है तो वो निकल जाती हैं आपकी वापस से एग्जिट स्टेट में, या फिर वो उनका टाइम खत्म तो एक बार वो सीधा पूरे साइकिल से एग्जिट कर जाएंगे। अब लास्ट हमारे पास कौन सी है, P3। अब एक ही प्रोसेस बची है तो हम सीधा उसको एग्जीक्यूट करेंगे P3, और ये कहाँ तक जाएगी, इसको चाहिए टाइम फ्रेम 2 का, तो 10 + 2 दैट इज 12। तो ये हमारा पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना था, सबका कंप्लीटेशन टाइम। तो किसी भी प्रोसेस का कंप्लीटेशन टाइम चेक करने के लिए हमको हमेशा गैंट चार्ट में उनके राइट हैंड साइड की वैल्यू देखनी है। उस प्रोसेस के राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, तो P3 का कंप्लीटेशन टाइम है 12, P2 का कंप्लीटेशन टाइम है 10,
P1 का कंप्यूटेशन टाइम है 6, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो फॉर P1 कंप्यूटेशन टाइम आया है हमारा 6, फॉर P2 कंप्यूटेशन टाइम आया है हमारा 10 एंड फॉर P3 कंप्यूटेशन टाइम आया है हमारा 12। अब हमको क्या निकालना है, इनका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली वो टाइम होता है कि प्रोसेस कितनी देर उस पूरे साइकिल में थी। आप इसको इस बात से समझिए कि आप किसी शॉप में गए, समझिए कि 1 बजे आप शॉप में गए, आप उस शॉप से निकले 4 बजे, तो जो आपका अराइवल टाइम था उस शॉप में वो था 1, जो आपका निकलने का टाइम था वो था 4, तो आपका अराइवल टाइम हुआ 1, आपका सीटी हुआ वहाँ पे 4, तो आपको निकालना टर्न अराउंड टाइम, तो वो आएगा आपका 4 - 1। आप कितनी देर उस शॉप में बिताया आपने, तो आपने उस शॉप में 3 घंटे बिताए, तो आप 4 - 1 करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, टर्न अराउंड टाइम। आप पूरी देर उस शॉप में कितनी देर थे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 40/80 कंप्यूटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमारा फर्स्ट के लिए क्या निकलेगा, P1 के लिए 6 - 0 दैट इज 6, 10 - 1 दैट इज 9 एंड 12 - 3 दैट इज 9। तो ये आ गया हमारा सबका टर्न अराउंड टाइम। अब हमको क्या निकालना है, सबका वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि जितनी देर आपने उस शॉप में बिताया, जो आपका मेन काम था जिस पे CPU को मेन काम करना था, वो कितनी देर हुआ और कितनी देर आप वहाँ पे खाली बैठे। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका टर्न अराउंड टाइम आया है TAT, उसमें से माइनस कर देंगे जितना बस टाइम था। बस टाइम वो टाइम है जितनी देर एक्चुअल में CPU ने काम किया है, और टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जितनी देर प्रोसेस उस साइकिल में थी। तो हम TAT माइनस क्या कर देंगे, BT, बस टाइम। तो हम इसको करने के लिए फॉर P1 6 - 6 दैट इज 0, मतलब जो प्रोसेस 1 थी हमारी वो आई और तुरंत पूरी एग्जीक्यूट हो गई, उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा। फॉर P2 9 - 4 दैट इज 5 एंड फॉर P3 TAT is 9 and bus time is 2, then 9 - 2 is 7। ये आप यहाँ पर गैन चार्ट में वो चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा वेटिंग टाइम P2 के लिए क्या आ रहा है 5, तो 5 कैसे आया, P2 कब आ गया था टाइम 1 पर, P2 आ गया था 1 पर, लेकिन तब P1 एग्जीक्यूट कर रही थी, P2 1 पे आ चुका था, तब P1 क्या कर रही थी, एग्जीक्यूट कर रही थी। क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरा एग्जीक्यूट कर जाने के बाद ही किसी और प्रोसेस को CPU मिलेगा, तो तब तक P1 को वेट करना पड़ा है रेडी क्यू में। तब तक P1 यहाँ पर P2 यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा था कि जैसे ही P1 यहाँ से एग्जिट करेगी तब हमको CPU मिलेगा, फिर हम एग्जीक्यूशन मेरा कंप्लीट होगा। तो वही यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इसका वेटिंग टाइम। तो हमारे पास इनका टर्न अराउंड टाइम आ गया, इनका वेटिंग टाइम आ गया। अब हमको क्या दिया गया था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, इन सब का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, वेटिंग टाइम का सम एंड डिवाइड द नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो जो हमारा आया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 6 + 9 + 9 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 8। उसके बाद निकालना है हमें एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम के लिए सारे वेटिंग टाइम का सम 7 + 5 दैट इज 12 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये थी हमारी इसकी प्रॉब्लम। इसको एक बार आप रिवाइंड करके एक बार और देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए। इसके बाद हम इसी को एक बार दूसरे फॉर्म में देखते हैं। ये तो हो गया जिसमें आपको टेबल मिलेगी, ये तो एक फॉर्म होगी जिसमें आपको टेबल बनी बनाई मिलेगी। तो इसका एक फॉर्म और आता है जिसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आपको पहले टेबल फॉर्म करनी होगी, देन जो भी वैल्यूज़ दी गई फाइंड करने के लिए वो फाइंड करना होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4 अराइव्स एट, इनका अराइवल टाइम दिया है 0, 2, 4, 5 विद बस टाइम 8, 3, 5, 2। तो इसको आप उसी ऑर्डर में बनाएंगे। जैसे P1 का यहाँ पर अराइवल टाइम होगा 0, P2 का अराइवल टाइम होगा 2, P3 का अराइवल टाइम होगा 4, P4 का अराइवल टाइम होगा 5। उसी ऑर्डर में आप इनके बस टाइम भी मैच करेंगे। तो फटाफट से इनकी टेबल बना लेते हैं।
पहला कॉलम दिया आपको प्रोसेस का, दूसरा है इनका अराइवल टाइम, तीसरा हमको लिखना है इनका बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो प्रोसेस हमारी कौन कौन सी हैं? P1, P2, P3 एंड P4। इनके अराइवल टाइम क्या दिए हुए हैं? P1 का दिया है 0, P2 का दिया है 2, P3 का दिया है 4, P4 का दिया है 5। इनके बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं, P1 का दिया है 8, P2 का दिया है 3, P3 का दिया है 5 एंड P4 का दिया है 2। अब हमको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, तो क्वेश्चन में देखिए, पहले बनाना है इनका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बनाने के बाद फाइंड करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस एंड द एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, इनका गैंट चार्ट, और पहले इस कॉलम को बना लेते हैं जो जो हमको फाइंड करना है। तो हमको पहला क्या फाइंड करना था, इनका कंप्लीशन टाइम दैट इज CT, उसके बाद फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम दैट इज TAT एंड वेटिंग टाइम दैट इज WT। अब हमको क्या बना लेना है, इनका गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए सिंपल सा एक बॉक्स बनाइए। टाइम स्टार्ट होगा ऑलवेज फ्रॉम 0, टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, ये हो गया हमारा गैंट चार्ट। अब हमको क्या चेक करना है कि इस गिवन टाइम 0 पर क्या कोई प्रोसेस है जो आई है यहाँ पर। तो हमको दिख रहा है अराइवल टाइम 0 किसका है, P1 का। तो टाइम 0 पर एक प्रोसेस आ चुकी है P1। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस आई है तो अराइवल टाइम यहाँ पे कोई कंपेयर करने का मतलब है नहीं, तो जो पहले आ गया उसको हमको पहले पूरा एग्जीक्यूट करना है। तो P1 चलना स्टार्ट होगी और P1 को कितना टाइम चाहिए, 8। तो P1 कहाँ तक जाएगी, 0 से 8 तक। तो ये होगी हमारी P1। तो P1 कंप्लीट हो गई, P1 हो गई हमारी कंप्लीट पूरी। उसके बाद जब P1 चल रही थी, तो इसके बीच में जो टाइम निकला है वो कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके बीच में पूरे 8 टाइम फ्रेम्स निकले हैं। अब हमको चेक करना है क्या जब P1 एग्जीक्यूट हो रही थी तब कोई प्रोसेस आई है। तो हमको दिख रहा है हाँ, एट टाइम 2 पर P2 आ चुकी है, एट टाइम 4 पर हमारी P3 आ चुकी है, एट टाइम 5 पर हमारी P4 आ चुकी है। तो अब रेडी क्यू में ऑलरेडी 3 प्रोसेस वेट कर रही हैं, किसके लिए, CPU के लिए। तो अब P2 भी वेट कर रही है, P3 वेट कर रही है, P4 वेट कर रही है। अब हमको चेक करना है कि पहले कौन अराइव हुई थी। हमारे इसमें क्राइटेरिया क्या है चेक करने का, इनका अराइवल टाइम। तो हमको पहले चेक करना है कौन पहले अराइव हुई थी। एट टाइम 2 पर P2 आ चुकी है, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, P2। और P2 को कितना टाइम चाहिए, 3। बस टाइम उसका क्या है, 3। तो 8 + 3 11 और ये हो गई हमारी P2 भी कंप्लीट। अब चेक करना कौन कौन बची है, P3 एंड P4। तो पहले कौन अराइव हुई थी, एट टाइम 4 पर आ चुकी थी हमारी P3। तो पहले कौन चलेगी, P3 का बस टाइम क्या है, 5। 11 + 5 = 16 एंड देन हमारी एक बची है P4 और P4 का बस टाइम है 2। तो ये हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18। तो अब हम इनका कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए क्या बोला था, अब हर प्रोसेस के राइट हैंड साइड पर देखिए आपको उसका कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा इन गैंट चार्ट। तो P4 का क्या हो गया 18, P3 का क्या हो गया 16, P2 का क्या हो गया 11 और P1 का हो गया 8। और सिंपल इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर टेबल में रख लेंगे। फॉर P1 कंप्लीशन टाइम इज 8, फॉर P2 कंप्लीशन टाइम इज 11, for P3 completion time is 16 and for P4 completion time is 18। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस देयर अराइवल टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 8 और अराइवल टाइम क्या है 0, इनको माइनस कर देंगे तो इनका क्या निकल आएगा टर्न अराउंड टाइम। तो 8 - 0 दैट इज 8, 11 - 2 दैट इज 9, 16 - 4 इज 12 एंड 18 - 5 इज 30। ये आ गया इनका टर्न अराउंड टाइम। अब हम क्या निकाल लेंगे इनका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या कर देंगे हम इसमें इनका बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा इनका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए फॉर P1 8 - 8 इज 0, फॉर P2 9 - 3 इज 6 एंड फॉर P3 12 - 5 is 7 and for
P4 13 माइनस 2 इज 11। तो अब हमको क्या इसमें फाइंड करने के लिए बोला गया, एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो हम एक काम करेंगे, हम एवरेज दोनों का निकालेंगे, एवरेज ऑफ TAT एंड एवरेज ऑफ VT बोथ। तो एवरेज ऑफ TAT निकालने के लिए एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम क्या था, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो हम सारे TATs का सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है, उसका सम क्या होगा, 8 + 9 + 12 + 13 इज 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस इज 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट है हमारा एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम, जो हमको फाइंड करना था, एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो 6 + 7 एंड + 11 इज, ये हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आंसर आ गया आपका 6। तो ये आ गया हमारा एवरेज वेटिंग टाइम, ये आ गया हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी FCFS टाइप की, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा चेक करने का, वो रहेगा इनका अराइवल टाइम। और क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप है, तो हम इसमें जब एक बार किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे तो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम किसी दूसरी प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। तो आप इसके 1-2 क्वेश्चन और ऑनलाइन निकाल के प्रैक्टिस करिए, या फिर मैं ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी दूसरी एल्गोरिथम, दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। तब तक के लिए थैंक यू।